आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है तर्जुमान पाक फौज का बयान, हुकूमत मजबूत या ऑपोजिशन के मसाइल में कमी, तबाह हाल मईशत, जिम्मेदार कौन, कोरोना या हुकूमती पॉलिसियां, पावर ब्रेकडाउन के 4 अयाम, खराबी का पता क्यों नहीं चल सका, नया साल, नया दिन और नया ट्रेंड, मीरे रियासत, कलियों का तहफ्फुज कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता रोज तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में जहां मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर बात की, वहीं उन्होंने सियासी मामलात पर सवालात के जवाब भी दिए। इसी दौरान वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई मामलात, खित्ते की सूरत हाल और मुल्क के अंदरूनी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब सवाल पैदा होता है कि गुज़श्ता रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसका बयानिया मजबूत हुआ है। अब डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, क्या ऑपोजिशन के बयानिए को तकवीयत मिल रही है या हुकूमती बयानिया मजीद मुस्तहकम हुआ है? क्या ऑपोजिशन की तहरीक मजबूत होगी या हुकूमत बैकफुट पर जाएगी? इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में जहां मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, वहीं वज़रा की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान वज़रा पर बरहम दिखाई दिए। साने अहमद पर वजीर आजम ने कहा कि हमारे अपने बंदों ने ही पॉलिसी का साथ नहीं दिया जिस पर PDM ने सियासत की। वजीर आजम ने कहा कि वज़रा हुकूमती फैसलों को ओनरशिप दें, फैसलों की मुखालिफत करनी है तो भले मुस्ताफी हो जाए। वजीर आजम का कहना था कि ये रविश बरकरार रही तो वो खुद फैसला करेंगे कि वजीर को काबीना में रखना है या नहीं रखना। यही नहीं बल्कि इदारों में इस्लाहात के हवाले से वजीर आजम अपने मुशीर इशरत हुसैन पर भी बरहम दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद इदारों और गवर्नेंस में इस्लाहात नहीं आ सकी। वजीर आजम ने अदलिया में इस्लाहात के हवाले से वजीर कानून से रिपोर्ट तलब की। गवर्नेंस में इस्लाहात के मामले पर काबीना अरकान भी बोल पड़े। वज़रा ने कहा कि 2.5 साल पहले इशरत हुसैन को इस्लाहात के लिए अहदाफ सौंपे गए थे। पूछा जाए कि इस मियाद में, इस मुद्दत में इस्लाहात के लिए क्या किया गया है। वजीर आजम ने वज़रा को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं, इतने ही बाकी रह गए हैं। वज़रा की कारकर्दगी बेहतर कब होगी? क्या वज़रा अभी सीख रहे हैं? सीखने का अमल कब तक जारी रहेगा? काबीना इजलास में मजीद क्या कहा गया और वज़ीर आज़म इतने ज़्यादा दबाव में क्यों दिखाई दिए? क्योंकि इससे पहले देखा जाता है कि वज़रा आपस में तो उलझते रहते हैं। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वफाकी काबीना के अंदर यह माहौल दिखाई देता है, लेकिन आज फेडरल कैबिनेट के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म खुद बोले हैं और ना सिर्फ वज़रा पर बरहम दिखाई दिए हैं, बल्कि मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात इशरत हुसैन जो यकीनन सीनियर रिसोर्स हैं, उन पर भी बरहम दिखाई दिए और बरस पड़े हैं। लगता यूं है कि हुकूमत अब प्रेशर फील कर रही है। इस मामले पर हुकूमती रुकन से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा तज़किरा करेंगे गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी चैमगोइयां जो जारी थी, सियासी हलकों में बात हो रही थी, इन अफवाहों का जो मुल्क में गर्दिश कर रही थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कई हफ्तों से जारी इन चैमगोइयों और अफवाहों को मिटा दिया है। सवाल पैदा होता है कि इन अफवाहों का आगाज कहां से हुआ, इन चैमगोइयों को ऑक्सीजन कहां से मिली, क्या अपोजिशन जमातों की जानिब से फौज को मुदाखलत की दावत दी गई? इन तमाम तर अफवाहों और खबरों का आगाज खुद हुकूमत की जानिब से किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुतादिद TV इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकारीर में अपोजिशन पर इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन जमात हटाने के लिए फौज से मदद मांग रही है। इस हवाले से खुद वज़ीर आज़म क्या कहते रहे हैं, उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त। 2013 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट में मदद की इलेक्शन में जी। जो मैं कहता रहा 4 हल्के खोलो, इसे नहीं खोले। 2018 में इसको तकलीफ ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने फिर से क्यों नहीं मदद की। इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, एक इदारा रह जाता है। उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो। पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। अब सिर्फ वजीर आजम ही नहीं बल्कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कई मरतबा ऐसी बातें की जिनसे तासुर मिला कि ऑपोजिशन रहनुमा हुकूमत के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्तों में मसरूफ है और कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद क्या कहते रहे हैं,
उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। मैं वाजे करना चाहता हूं, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई। मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। हुकूमत ने खुद ऐसा माहौल पैदा किया कि पाक फौज के तर्जुमान को आकर पैगाम देना पड़ा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से बयान का खैर मकदम किया गया है। इस स्टेटमेंट के बाद ऑपोजिशन कैसे रिएक्ट कर रही है, वो क्या कहते हैं, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मैं समझता हूँ कि अब इमरान नियाजी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो मुसलसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये पीडीएम फौज को कह रही है कि मेरा तख्ता उल्टो, और फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ऑपोजिशन से किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल नहीं है। तो जब कोई चैनल नहीं है तो हम फौज को कैसे कह सकते हैं कि इस हुकूमत का तख्ता उल्टो। अब ऑपोजिशन जो पीडीएम की सूरत स्टेट ओवर स्टेट का कॉन्सेप्ट पेश कर रही है, वो कह रही है कि रियासती इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन के तमाम तरह इल्जामात अब दम तोड़ गए हैं? क्या मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बयान ने हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा किया है? क्या बयान से हुकूमती प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया है? कौन इस वक्त ज्यादा मुश्किल में है? सबसे पहले ऑपोजिशन का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जबान कायरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता रोज तर्जुमाने पाक फौज के स्टेटमेंट के बाद पीडीएम के बयानिए को मजीद तकवीयत मिली है, पीडीएम के बयानिए में जान पड़ गई है, या आप समझते हैं कि कमजोर किया है उसने पीडीएम के इस नैरेटिव को? किसको शौक है सियासत में फौज को घसीटने का? हमें तो कोई शौक नहीं है। क्योंकि सर पीडीएम का कंसर्न रहा है ना कि स्टेट ओवर स्टेट वाली जो पोजीशन है और फौज का जो सियासत में मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए। मैं इस पर गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा और हम ये बात समझते हैं, पीपल्स पार्टी की जब जब हुकूमतें आई हैं हमने अपने दिफा को, दिफाई इदारों को हमेशा मजबूत और मुस्तहकम किया है। हम अपनी फौज से, अपनी एजेंसी से प्यार करते हैं और उनको दुनिया के बेहतरीन इदारे देखना चाहते हैं, लेकिन उनके एक अमल से, यानी सियासत के अंदर मुदाखलत के अमल से इदारे का भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है, और दुनिया में डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके नॉर्म के भी वो खिलाफ है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि इदारों की सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। माजी में तो खुल के मुदाखलत हुई ना जी, टेक ओवर हो गए, हुकूमतें गिरा दी गई, इस्तीफे ले लिए गए, इंटरवेंशन की तो बड़ी खुली मिसाल है। कायरा साहब, ये तो सभी मानते हैं ना कि माजी में सबने गलतियां की हैं, कुछ गलतियां सियासतदानों से हुई हैं, कुछ अदलिया से हुई है, कुछ फौज से हुई है। मुझे थोड़ा सा मौका दे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त के माजी में सबसे गलतियां हुई, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा। सियासतदानों से भी हुई है, अदलिया से भी हुई है, फौज से भी हुई है, एजेंसी से भी हुई है, मीडिया से भी हुई है। हाँ, अब हमें माजी में खड़े होकर रहने की जरूरत नहीं है, वहां जिंदा नहीं रहा जा सकता। जो हो गया उसको अंडो नहीं कर सकते। उससे सबक सीखे आइंदा के लिए ठीक करें। तो आइंदा के लिए पहले नंबर पे तो यह है कि सियासत के अंदर मुदाखलत इदारा जाती बंद होनी चाहिए और पार्लियामेंट और जो आइन के तहत इदारों को काम करना चाहिए, जो उसके अंदर उनका रोल डिफाइंड है। सिर्फ ये बात है, बाकी सियासतदानों को अपनी गलतियों देखने की जरूरत है। कायरा साहब, जब फौज ने ये कह दिया, तर्जुमाने पाक फौज ने ये कह दिया कि फौज को और सियासत को साथ ना जोड़ा जाए, सियासत में ना घसीटा जाए, तो अब भी पीडीएम को पिंडी जाने की जरूरत है? देखिए, पहले आर्मी चीफ भी ये फरमा चुके हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, हमने तब भी उसको अप्रिशिएट किया कि बड़ी अच्छी बात है। ये सिर्फ कहने से नहीं, इसकी एक अमली इजहार होना चाहिए ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अगर मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ लूं कि क्या आप मुझे तसल्ली से कह सकते हैं दिल पे हाथ रख के कि सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं हो रही, तो क्या आप कह पाएंगे? आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि पाकिस्तान का हर फर्द जानता है क्या हो रहा है, लेकिन मैं प्रोग्राम में या मीडिया के जरिए अपने इदारे के साथ मुकालमा नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि माजी में जो हुआ, जिससे हुआ, आइंदा के लिए भी अगर हम अपना दुरुस्त कर लें तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी का और हमारे निजाम की बेहतरी का और मुस्तहकम होने का एक अच्छा सामान होगा। इदारे की नेकनामी का भी कायरा साहब, ये यकीन दहानी आपको कैसे, ये श्योरिटी आपको कैसे चाहिए? मुझे किसी श्योरिटी की जरूरत नहीं है, ना इदारे को कोई श्योरिटी देने की जरूरत है, ना कोई प्रोनोट देने की जरूरत है। जब वो मुदाखलती अमल खत्म हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा।
सारी दुनिया को पता चल जाएगा। कायरे साहब, इसका मतलब ये है कि अभी तो आप सेटिस्फाइड नहीं है और पीडीएम भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैं फिर आपसे चले मैं आपसे सवाल कर ही देता हूँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि मुझे आप तसल्ली से कह सकते हैं कि सियासत में मुदाखलत नहीं हो रही? साहब देखिए, मैं तो अपने मामले में आपको श्योरिटी दे सकता हूँ ना, लेकिन सियासत तो जाहिर है आपका काम। मामले की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत के अंदर मुदाखलत की बात कर रहा हूँ, इदारा जाती मुदाखलत की बात कर रहा हूँ, एजेंसीज की मुदाखलत की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त आप मुझे तसल्ली से कह सकते हैं? जिस वक्त तर्जुमानी पाक फौज ने ये कहा कि पाक फौज एक ज़ेली इदारा है, और जिस वक्त उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, यही इशू है कि आप मेरे मुंह में डाल के निकालना चाहते हैं। मैं तो आप साफ कह रहा हूँ, बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ मेरे भाई, कि हम अपने इदारों से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि इदारों के साथ मीडिया के जरिए मकालमे। देखिए कारे साहब, आप क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं ना सर, की जरूरत नहीं है, किसी तसल्ली की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि ये अमल बंद हो जाएगा तो सारी दुनिया को इसका पता चलेगा और इससे बेहतरी का सामान होगा, खराबी नहीं होगी, बेहतरी होगी। देखिए कारे साहब, मेरा और आपका मामला नहीं, देखिए आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, मैं चाहता हूं कि कॉमनर जो इस वक्त हमारी गुफ्तगू को सुन रहा है उसको क्लियर पिक्चर मिल जाए कि क्या होगा, अमलन किस चीज का इजहार होगा, क्या क्या दिखाई देगा, तो आप ये समझेंगे कि ठीक है मुदाखलत बंद हो गई। मैं समझता हूं कि हमें जो हमारे इदारे हैं उनको अपने अपने रोल अदा करने चाहिए, और हुकूमत जो है वो जाने और अपोजिशन जाने, उसका हम इलाज कर लेंगे अगर वो नहीं बैठेंगे। अच्छा कारे साहब, एक सवाल मेरे जहन में है और वो सवाल आप ही से करना चाहता हूं क्योंकि आप ही उसका जवाब दे सकते हैं। सर देखिए, दुनिया की बड़ी सी बड़ी जंगें उस वक्त होती है जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, और दुनिया की हर बड़ी जंग का जो इख्तिताम है वो फिर मुज़ाकरात के ऊपर होता है। तो $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि हम लड़ते क्यों हैं सर? यानी अगर पीडीएम जंग कर भी ले हुकूमत के साथ या वो मुक्तदर हलकों के साथ, तो बिलाखिर तो मुज़ाकरात के ऊपर ही उसका कंक्लूसिव जो है वो एंड तो वहीं पर निकलेगा ना सर। देखिए, ये बात, पहली बात तो यह है कि जंगों का और फाशिज्म का बड़ा फर्क होता है। फाशिज्म में रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुखालफों का कला कमा किया जाता है, उनका खात्मा किया जाता है, उनको कैरेक्टर असैसिनेशन से आगाज करते हैं और फिर उनको एलिमिनेट करते हैं, उनकी हैसियत खत्म करने की बात। तो ये एक फाशिज्म का दौर है, इस वक्त फाशिस्ट तर्ज हुकूमत है मुल्क के अंदर। लेकिन सवाल ये है, तो वजीर आजम ने आज तक सिवाय इस मकाल में कि एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि दे दिए सबको एनआरओ, लेकिन हम तो नहीं उनसे कुछ डिमांड कर रहे, उन्होंने खुद इसको मुस्तरद किया। हमेशा मकालमे का आगाज हुकूमत की तरफ से किया जाता है, हालात को बेहतर करने की कोशिश जो है वो हुकूमत करती है, अपोजिशन देने वाली पोजीशन में नहीं होती। मकालमे का आगाज वो करता है जो कुछ दे सकता है, जो कुछ फैसले कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है और फेडरल कैबिनेट के अंदर वजीर आजम इतने बरहम क्यों दिखाई दिए हैं, क्या हुकूमत दबाव महसूस कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि आज वफाकी काबीना के इजलास में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है और वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को डांट पिलाई है कि अब आपके पास मजीद वक्त नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात है इशरत हुसैन साहब, उन पर भी काफ़ी बरहमी का इजहार किया वज़ीर आज़म ने। तो क्या ये पीडीएम का बोझ है जो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, यानी महसूस कर रही है कि इस वक्त दबाव में है, या फिर डिलीवरेंस का ये बोझ है जिसकी वजह से हुकूमत दबाव में है? ऐसी बात नहीं है। डे फर्स्ट से जब से प्राइम मिनिस्टर ने ओथ उठाया और नई काबीना बनी थी 2018 में, तब से प्राइम मिनिस्टर ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया हुआ है और टाइम टू टाइम उसने टारगेट दिया है गुजरा को कि अपने महकमों में इस्लाहात, गवर्नेंस को बेहतर करें, करप्शन को मिनिमाइज करें, अखराजात में कमी लाएं और आवाम को सहूलतियात फराहम करें। ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो खींच के रखते हैं अपने वज़रा को और अपनी टीम को, ताकि आवाम के मसाइल को कम करने में हुकूमत अपना। लेकिन रियाज फतियाना साहब, आज तो इस बात का इजहार किया गया है ना सिर्फ वज़ीर आज़म की तरफ से बल्कि कुछ वफाकी वज़रा ने भी कहा कि 2.5 साल हो गए हैं, क्या इनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी जो इदारा जाती इस्लाहात के ऊपर काम कर रहे हैं या जो बड़ी बड़ी फाइल्स लेकर आ जाते हैं? वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि 2.5 साल हो गए, अब हुकूमत के पास मजीद वक्त नहीं है। ज़ाहिर है काफी अर्सा गुजर गया है और वज़ीर आज़म की कोशिश है कि हम इस्लाहात का अमल तेज तर करें, क्योंकि रिफॉर्म, रिस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ये एक गवर्नेंस के निज़ाम का हिस्सा है, ताकि अवाम के मसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद इल्म के साथ और तजर्बे के साथ बेहतर उनके मामला को किया जा सके। इसलिए वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश दुरुस्त है कि रिफॉर्म के अमल को तेज तर करके मुकम्मल किया जाए।
रियाज फतियाना साहब, आपको नहीं लगता कि गुज़श्ता रोज से ये दबाव कुछ ज्यादा बढ़ गया है जो हुकूमत महसूस कर रही है, और शायद इसकी वजह हो सकता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी है, पीडीएम भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वजह है वो हुकूमत के अपने अंदर की सफ़ों के अंदर है, क्योंकि वहां पर जो है वो डिलीवरेंस का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और हुकूमत के इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी, डिलीवर नहीं करेगी, तो ना सिर्फ हुकूमत खुद खतरे में होगी बल्कि इत्तेहादी भी खतरे में पड़ जाएंगे। देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत पर अपोजिशन का कोई दबाव नहीं है, बल्कि अब तो दबाव रिलैक्स हो चुका है। अपोजिशन खुद बेनकाब हो चुकी है और उनके जो मामला थे, इस्तीफे और बाकी एहतजाज, उसका उन्हें फायदा नहीं पहुंचा, इससे वज़ीर-ए-आज़म साहब रिलैक्स है। दूसरा, जहाँ तक इंटरनल मामला का तल्लुक है तो ऑब्वियसली हुकूमत की ख्वाहिश होती है और पार्टी लीडरशिप की कि उनकी परफॉर्मेंस में और जिद्दत और बेहतरी आए, और ये जो खुद अमल है और अपने आप को मजबूत करने का, ये फिक्री है और सियासी है, इसमें कोई अनहोनी बात मुझे नजर नहीं आती। लग रहा है कि इन्फ्लेशन अगर मोमेंटरली थोड़ा सा कम हुई थी तो वो मजीद बढ़ने चली जा रही है, और रावी चैन नहीं लिख रहा है हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में, तो हुकूमत के लिए तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा दोबारा अगले इंतखाब के अंदर कंटेस्ट करना और फिर वोट निकालना और फिर इक्तदार के ऐवान में आना। तो जाहिर है पीडीएम से आप जब कहते हैं खतरा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि पीडीएम खतरा नहीं, इस वक्त हुकूमत अपने लिए खुद खतरा बनी हुई है। देखें, पूरी दुनिया में कोविड-19 जो कोरोना है उसके असरात नमूदार हुए हैं मैशत पर, रोजगार पर, महंगाई पर, और ये पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। इसके बावजूद जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं जो वो बेसिक तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 2022 का जो साल है वो प्राइम टाइम होगा जब मुल्क की मैशत इंतहाई मुस्तहकम हो चुकी होगी, कीमतों पर कंट्रोल बेहतर हो चुका होगा, और जब हुकूमत इलेक्शन में 2023 में जाएगी, अवाम खुद कह रहे होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट और मुल्क से करप्शन के खत्म करने वाली हुकूमत, ये बहुत सारी चीजें। देखें, 100% पॉपुलेशन कभी राजी नहीं होती, इसमें लोग नाराज भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुखालिफ जमातों से वाबस्ता है। आपको क्या लगता है वैसे फतियाना साहब, आपको क्या लगता है 100% में से कितने परसेंट आपसे राजी हैं? इस वक्त मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी हमारे साथ लोग हैं, स्पेशली यूथ जो है वो 60% है इस मुल्क की, और नौजवानों की अक्सरियत हमारे साथ है। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो माजी में दूसरी जमातों के साथ वाबस्ता रहे हैं, उन्हें शायद हम पसंद ना हो, लेकिन इसके बावजूद इस्लाहात का अमल और खुशहाली का रास्ता, और देखें एहसास प्रोग्राम के जरिए और माजूर लोगों को 2000 रुपया महीना दिया जा रहा है, और 21 अरब रुपए अगले साल कर्जा दिया जाएगा नौजवानों को, कामयाब नौजवान प्रोग्राम। चले, ये वैसे आपने क्लियर कर दिया कि बुजुर्ग आपके साथ नहीं है, नौजवान अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ रियाज फतियाना हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि मुल्क की मईशत पर हुकूमती आदाद शुमार कितने काबिल एतबार है। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। गुज़श्ता एक साल से सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए शहर इक़्तिदार में सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत उन्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। आज भी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और सेनेटर बहरमन तंगी मुजाहिरीन के पास पहुंचे, उनका मामला सेनेट में उठाने की यकीन दहानी कराई। मुलाजमीन ने हुकूमत को 1.5 माह का अल्टीमेटम दे दिया है। दूसरी जानिब वफाकी सेक्रेटेरिएट की मुलाजमीन ने मार्च तक रोजाना 1 घंटा कलम छोड़ हड़ताल और अलामती वॉक का ऐलान कर दिया है। सवाल पैदा होता है कि हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं कर रही है? महंगाई में मुसलसल इजाफे के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? हालांकि बार बार हुकूमत को बताया जा रहा है, हुकूमत के अपने अंदर मौजूद अनासर बता रहे हैं कि पीडीएम की तहरीक इस वक्त उरूज पर है। हो सकता है कि पीडीएम इस्लामाबाद का रुख करे तो वहां सरकारी मुलाजमीन के इस एहतजाज को भी कैपिटलाइज किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि इस वक्त माशी सूरत हाल इजाजत नहीं देती है, हुकूमत की किटी इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन एक तरफ हुकूमत माशी आदाद शुमार ये बताती है कि दुरुस्त समत में गामजन है, रावी चैनी चैन लिख रहा है। सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत को गलत आदाद शुमार बताए जा रहे हैं या हुकूमत आवाम से झूठ बोल रही है? हुकूमती आदाद शुमार एक तरफ, लेकिन हुकूमती आदाद शुमार के बरक्स इस वक्त बजट खसारा 1 खरब से तजावुज कर चुका है, जबकि करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने मुल्क की बरामदात को $2 अरब तक पहुंचाया और दावा किया कि पाकिस्तान की बरामदात खत्ते में सबसे ज्यादा है, लेकिन हकीकत में इस वक्त भारत की बरामदात $27 अरब से ज्यादा है, जबकि बांग्लादेश $3.4 अरब से ज्यादा की अशिया बरामद करता है। एक जानिब पाकिस्तान ने बरामदात में इजाफा किया है,
दूसरी जानिब मुल्क में जारी महंगाई के बोझ को कंट्रोल करने के लिए चीनी और गंदम दरामद किए। महंगाई में तो कमी होगी, लेकिन मुल्क की बरामदात का हजम भी 5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जो दरामदात है वो भी बढ़ रही, यानी तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ेगा। सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत इन माशी हालात में IMF की किस्त हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? क्या हुकूमती माशी पॉलिसियां दुरुस्त सब्त में गामजन है? क्या हुकूमत महज आदाद शुमार के हेर फेर के जरिए आवाम कर रही है? और महंगाई इस वक्त जो कम बताई जा रही है, आने वाले दिनों में महंगाई की क्या सूरत हाल होगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक वजीर खजाना माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा, तहरीक इंसाफ हुकूमत माशी मैदान में करंट अकाउंट डेफिसिट पर काबू पाने को अपना एक बड़ी कामयाबी करार देती है, और फिर यह बताया जा रहा है कि बरामदात जो है वो बढ़ रही है बाय द टाइम। लेकिन हमने ये देखा है कि गुज़श्ता माह जहां बरामदात बढ़ी है, तकरीबन 2 अरब डॉलर के वॉल्यूम तक पहुंची है, वहीं इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं और दरामदात का जो हजम है वो 5 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। अगर यूं ही इम्बैलेंस रहता है तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, जिसको बताया जाता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये कब तक बरकरार रहेगा डॉक्टर साहब? कि पिछले महीने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो आदाद शुमार बताए हैं तिजारत के बारे में, वो एक लिहाज से तो खुशखबरी ये थी कि 18% हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, मगर हमारे दरामदात में 25% इजाफा। और आप ये देखिए कि अगर हर महीने हम 5 अरब डॉलर के लेवल पे चले जाएंगे फिर से हमारे दरामदात, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट जो खसारा है वो फिर से वापस आ जाएगा। और उसके आने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पहली दफा तारीख में पाकिस्तान 3 एग्रीकल्चरल आइटम को दरामदात कर रहा है। एक तो आप वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप चीनी, और फिर कपास की तो एक रिकॉर्ड लेवल पे इंपोर्ट करेंगे आप। और दूसरी तरफ अब ये हो रहा है कि तेल की कीमत $40 से बढ़कर $55 पे चली गई है। ये 2 चीजों को अगर आप मिला लें तो इनका हमारे दरामदात पर कम से कम 6 अरब डॉलर एक्स्ट्रा असर हो सकता है। और इसके नतीजे में आपने देखा कि नवंबर और दिसंबर के महीने में एक तरह से तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप वीट इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, शुगर इंपोर्ट की जा रही है, कपास इंपोर्ट हो रही है, इसका एक और रिजल्ट भी निकल रहा है। वो ये है कि पेरिशेबल आइटम्स में जो इन्फ्लेशन देखी जा रही थी वो अब 8% के ऊपर आ गई है, यानी कुछ गिरी है। लेकिन जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं उसमें इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। तो क्या ये देखा जाए, ये तस्वुर किया जाए कि इन्फ्लेशन जो है मजमूई तौर पर वो कम होगी या फिर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? जी, इस बात का खतरा है कि अफरात-ए-ज़र में अब इजाफा होना शुरू हो जाएगा। उसकी फिर कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि जब तेल की कीमत आपकी 30 से 35% बढ़ गई तो कब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे हमारे लोकल कीमतों में। और अगर तेल की कीमत में इजाफा होता है तो उसके नतीजे में जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफा होता है तो फिर तकरीबन हर चीज के कीमतों में इजाफा होता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सारी दुनिया भर में खाने पीने की चीजों में इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ अलबत्ता जरा ज्यादा तेज था, मगर आप ये देखिए कि पाम ऑयल वगैरह ऐसी चीज जो हैं जो इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। और तीसरी वजह यह है कि आपका जो सिलसिला है बजट के खसारे का वो काफी बढ़ चुका है और पैसा छापने का सिलसिला जारी है। और अगर ये मनी सप्लाई में एक्सपेंशन इसी तरह की हो जिस तरह पिछले साल हुई थी 17.5% जो एक नया रिकॉर्ड था काफी अरसे के बाद, तो उससे नतीजे में तो कीमतों पर असर तो पड़ेगा। महंगाई मजीद बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, जब हम कहते हैं कि मजीद बढ़ेगी तो 12% का रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रेट देखा जा रहा था, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई हमारे यहाँ थी। आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन रेट कहां तक पहुंचेगा? देखिए, अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी और खाने पीने की चीजें जो इंपोर्ट करते हैं हम वो भी बढ़ेंगे तो नतीजा ये होगा। और आप ये देखिए कि कपास की जो इंपोर्ट आपको करनी है 60 लाख बेल, वो कीमत आप कहाँ से ये चीजें मंगवाएंगे? आप ब्राजील वगैरह से मंगवाएंगे, दुनिया के कोनों से मंगवाएंगे। उसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती है, कॉटन की कीमत बढ़ रही है, तो टेक्सटाइल की कीमतें में भी इजाफा, कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा
देखिए, मेरा अंदाजा ये है कि खुदा न खास्ता ये 10% तक वापस जा सकता है अफरात ज़र। यकीनन डॉक्टर साहब, अगर 10% भी होता है तो आम आदमी बहुत मुश्किल में होगा। एक और मुश्किल जो हुकूमत के लिए है वो ये बजट खसारे पर काबू पाना है। और बजट खसारा जो है वो रवा माली साल के पहले 5 माह के अंदर तकरीबन 1 खरब तक जा पहुंचा है सर। मतलब अगर 300 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पैसे सर्फ हो रहे हैं वो डेट सर्विसिंग के अंदर जा रहे हैं। 300 में से 244 अरब तो बराह रास्त डेट सर्विसिंग में चला जाएगा। तो डॉक्टर साहब, बजट खसारा कितना बड़ा चैलेंज है इटसेल्फ हुकूमत के लिए, और फिर डेट सर्विसिंग जो है वो कितना बड़ा बोझ है? देखिए, आपके जो टैक्स के रेवेन्यूज हैं, पहले 6 महीने में तकरीबन 5.5% इजाफा हुआ है। जब आपने बजट बनाया था और टारगेट सेट किया था, आपने कहा था कि हम 24% इजाफा करेंगे। अब ये हुआ है कि चूंकि पहले 6 महीने में सिर्फ 5.5% इजाफा हुआ है, तो अगले 6 महीने में आपको 40 से 45% रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। ये गैर मुमकिन है। अगरचे फरवरी के बाद में रेवेन्यूज कुछ कम हुए थे तो बेस कम है, मगर 16% कम है। तब 35-40% कहां से लेकर आएंगे 45%? तो कम से कम 500 अरब का खसारा हो सकता है आपके रेवेन्यूज में, डेफिसिट। दूसरी तरफ बजट में ये रखा गया था कि हम डेट सर्विसिंग यानी कि कर्जों पे जो सूद की वापसी है वो 12% हम साल में बढ़ाएंगे उसको। पहले 3 महीने में जो ऑफिशियल फिगर्स रिलीज हुए हैं उसमें तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। तो बजट डेफिसिट जो है वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया है। ये तो बहुत ज्यादा है, बजट खसारा बहुत ज्यादा है। हुकूमत अपने खर्चों पर काबू नहीं पा रही है, दूसरी तरफ टैक्स कलेक्शन उस तरह से नहीं हो रहा है। तो क्या IMF हमसे खुश होगा? और जब नेक्स्ट ट्रांच जो है वो रिलीज करेगा तो फिर हम पर कितना बोझ बढ़ जाएगा सर? इस वक्त आप मिनी बजट भी नहीं ला सकते, इसलिए कि खुदा न खास्ता इस वक्त कोविड का 2nd अटैक मौजूद है। और अगर आपने इस वक्त टैक्सेशन बढ़ाया तो आपके जो माशी हालात हैं वो जिसमें थोड़ी सी सांस आई है वो खत्म हो जाएगी। यू कैन नॉट डू दिस। तो इसलिए IMF से हमें बात करना है कि भाई हम आपसे उस वक्त आगाज करेंगे फिर से प्रोग्राम का जब ये कोविड का 2nd अटैक खत्म हो जाएगा। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी परेशान कुन हालात हैं इस वक्त। तो गवर्नर साहब जो कह रहे हैं कि गुड न्यूज देने वाले हैं, अगर वो उन्होंने नेगोशिएट अच्छी तरह से किया है और टैक्सेस में कोई इजाफे पर एग्रीमेंट ये है कि नहीं होंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि पावर ब्रेकडाउन के बाद हुकूमत की रविश क्यों नहीं बदली है। पावर ब्रेकडाउन हुआ, मुल्क की ब्लैकआउट देखा गया, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की रविश क्यों तब्दील नहीं हो रही है, इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हफ्ते के शब गुड्डू पावर प्लांट में होने वाली खराबी के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी है। आज काबीना इजलास में भी इस पर खूब गर्मा गर्मी हुई। उमर अयूब ने इजलास में बिजली ब्रेकडाउन की रिपोर्ट भी पेश की, लेकिन वजीर आजम ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आवाम को फाइलों के पलंदे ना दिखाएं, कौम को हकायक बताएं और तमाम रिपोर्ट मुख्तसर और जामे अंदाज में आवाम को बताई जाए। काबीना में पेश इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी की रात को मुल्क में बदतरीन ब्लैकआउट फनी खराबी की वजह से नहीं बल्कि इंसानी गलती से हुआ। सिस्टम में आने वाली खराबी को तेजी से दूर कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में लगे एक ब्रेकर की मेंटेनेंस जारी थी कि दिन को काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर को बंद किए बगैर चला गया। रात की शिफ्ट में अमले ने सर्किट ब्रेकर की अर्थिंग खत्म किए बगैर उसे बंद किया। अर्थिंग हटाए बगैर सर्किट ब्रेकर को बंद करने से गुड्डू पावर प्लांट बैठ गया। गुड्डू पावर प्लांट बंद होने से प्लांट से निकलने वाली ट्रांसमिशन लाइंस भी ट्रिप कर गईं। यही नहीं बल्कि गुड्डू पावर प्लांट के ब्रेकर की मेंटेनेंस भी बगैर मंजूरी के की जा रही थी। ये तो थी गुड्डू पावर प्लांट में मौजूद अमले की कारकर्दगी, जिसकी एक गलती के बायस मुल्क अंधेरों में डूब गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस्लामाबाद में नेशनल ग्रिड का अमला क्या कर रहा था। आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो वीडियो में दिखाते हैं जहां पर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही थी। हफ्ते की शब 11:15 बजे मुल्क भर का तरसीली निज़ाम सिर्फ 1.5 मिनट में मुकम्मल बैठ रहा था।
नेशनल ग्रिड में बिजली की फ्रीक्वेंसी मुसलसल गिरती चली जा रही थी, जबकि अमला बेहतरी के लिए इकदाम करने की बजाय महज गिनती में मसरूफ था। वो वीडियो आपके सामने रख जी कुछ हाँ 42 तरह अलग अभ्यास जीरो शो फ्रीक्वेंसी को जीरो शो دولي بس صنعوا بس voltage كم ضد voltage voltage كم يقدر 175 सिस्टम भी लड़ो अल्लाह अकबर लड़ सिस्टम भी लड़ो। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि एक ब्रेकर बंद ना करने के बायस पूरे मुल्क की बिजली चली गई। गफलत बरतने पर अमला मुअत्तल किया गया, लेकिन ताहाल असल सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। हफ्ते की रात होने वाले ब्रेकडाउन ने जहां पावर सेक्टर में हुकूमती नाकामियों का पर्दा चाक किया है, वहीं तरसीली निज़ाम में होने वाली खराबियों की निशानदेही भी की है। तरसीली निज़ाम की बुनियादी खराबी ट्रांसमिशन पर तैनात अमला गैर तरबियत याफ्ता है, जिसे वहां नस्ब आलात के बारे में कुछ समझ बूझ नहीं है। सवाल पैदा होता है कि क्या ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी सिर्फ अमले पर आयद होती है? इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हुकूमत का इल्जाम है कि मुस्लिम लीग नून ने बिजली के मंसूबे तो लगाए, मगर उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन पर कोई तवज्जो नहीं दी, तरसीली निज़ाम बेहतर नहीं किया। मुल्क की ट्रांसमिशन लाइन्स 40 से 70 साल पुरानी है, जबकि खराबी की सूरत में ट्रप करने वाला खुदकार निज़ाम जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो भी इसी सूरत हाल के लिए तैयार किया गया है। ये निज़ाम जो आम मौसमी हालात हैं उनके लिए बिजली की नॉर्मल गुंजाइश के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 4 दहाइयों में मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। धुंध और गर्द ने ट्रांसमिशन लाइन्स को मुतासर किया है। इसी तरह गुज़श्ता कई सालों में मुल्क में बिजली की पैदावार भी दोगुना हो गई है। इन दोनों अवामिल के बावजूद बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इन गलतियों का खमियाजा माजी में भी कौम भुगत चुकी है। साल 2019 में गुड्डू में होने वाली खराबी के बायस सिंध और बलोचिस्तान मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। 2018 में होने वाले ब्रेकडाउन के नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। इसी तरह 2015 में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में मुल्क का 80% हिस्सा तारीकी में डूब गया था। एक और अहम बात, मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश 36,000 मेगावाट है, जबकि मौसम गर्मा में मुल्क की ज़रूरियात 24,000 मेगावाट बिजली तक पहुंच जाती है, यानी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह मौसम सरमा में ये डिमांड कम हो जाती है, 13 से 14,000 मेगावाट तक आ जाती है। हैरानकुन तौर पर मुल्क में पावर ब्रेकडाउन हमेशा मौसम सरमा में हुआ है, यानी हुकूमत के इन बयानात में कोई सदाकत नहीं है कि ज़्यादा बिजली पैदा होने के बायस मसाइल खड़े हुए हैं। इस वक्त मुल्क की तरसीली निज़ाम में खराबी कहाँ है और इस खराबी को दुरुस्त कह सकता है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक MD NTDC डॉक्टर फयाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मुल्क गिर सतह पर ब्लैकआउट की पुरस्रारियत खत्म नहीं हो पा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई आते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि हुआ क्यों है। रिपोर्ट एक कैबिनेट के अंदर भेजी गई है जिसमें इसको ह्यूमन एरर बताया जा रहा है, और यही वजह है कि गुड्डू पावर स्टेशन के ऊपर तकरीबन 7 मुलाजमीन को मुअत्तल भी किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या ये वाकई ह्यूमन एरर है या फिर मामला कुछ और था? मेरी भी इतलात जो मुझे खबर मिली है रिलायबल सोर्सेज से, तो वो ये ह्यूमन एरर ही है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जहां तक बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हुई, प्रेसर में बताया गया कि हमारा तरसीली निज़ाम की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो सकी। तो एक सादा सा सवाल जो एक आम आदमी के जहन में भी आता है कि गर्मी के सीज़न के अंदर 24,000 मेगावाट आप तरसील का निज़ाम में भेज देते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन सर्दियों में आपके पास 13-14 हज़ार की डिमांड होती है। 13-14 हज़ार मेगावाट की डिमांड को भी तरसीली निज़ाम सह नहीं पाता। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि जब पीक डिमांड होती है तो उस वक्त तो विदस्टैंड करता है सिस्टम, लेकिन ऑफ सीजन भी वो डिमांड को विदस्टैंड नहीं कर पाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, विदस्टैंड कर पाता है। उसमें अब जैसे हमारी जो गुड्डू पावर स्टेशन से हमारी 3 लाइनें नॉर्थ को आती हैं, आप वहाँ जाके तीनों लाइनों को कोई सैबोटाज हो जाए, जानबूझ के आप कर दें, मतलब गलती हो जाए, अगर आपकी 2 लाइनें निकल जाती हैं, ठीक है, तो तीसरी ओवरलोड पे निकल जाती है, तो क्या होगा? तो वो आपका नॉर्थ और साउथ का स्प्लिट हो जाएगा। और अगर नॉर्थ साउथ सर्दियों में ख़ास तौर पे जब आपकी डिमांड कम है,
डॉक्टर साहब इतने बड़े सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए सेफ्टीज के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क बारकैफ मौजूद हैं कि हमारे पास सेफ्टी मेजर्स कोई नहीं है, और इतना बड़ा सिस्टम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपेंडेंट है, यानी दुनिया भर का तरसीली निज़ाम या तवानाई का निज़ाम ऑटोमेटेड है, और हमारे यहाँ अभी तक जो है हम ह्यूमन डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। नहीं, इसमें ह्यूमन, आप किसी मुल्क में भी आप ह्यूमन को नहीं निकाल सकते। हर मुल्क में मैंने कोई 15 तो मतलब तकरीबन हर अदर देन यूरोप आई हैव वर्कड इन एवरी कॉन्टिनेंट, और कोई 200 यूटिलिटीज़ के साथ काम किया है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन वहाँ मौजूद ना हो। हमारे जो सब स्टेशंस हैं सऊदी अरब में, जैसे अनमैन्ड स्टेशंस होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ जब मेंटेनेंस आपने की है तो मुझे जो पता चला है मेंटेनेंस तो किसी ह्यूमन नहीं करनी है ना। अगर वो चीज़ खुली छोड़ गया या उसकी अर्थिंग नहीं निकाल सका, वो जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सका, उसको जो चेक एंड बैलेंस करने वाले जो निज़ाम है वो नहीं, वो ह्यूमन एरर तो कहीं ना कहीं अमेरिका कनाडा में पता नहीं कितनी यूटिलिटीज के साथ वहां भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब 7 एहलकारों को मुअत्तल करने से नुकसान का अजाला और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम मुमकिन हो पाएगी या कुछ और करने की भी जरूरत है? इसके साथ साथ बहुत कुछ और करने की जरूरत है। ये सस्पेंशन तो मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। अब ठीक है, गलती जिससे हुई है आप उनको सेपरेट कर दें कि भाई आपने ताकि वो डेटा को कोई करप्ट ना कर सके, आप ये तो कर दें। जब तक आप किसी का कसूर इस्टेब्लिश नहीं करते फिर उस पर को जो भी सजा बनती है, क्योंकि ये मॉरली बहुत डिस्टर्बिंग होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। ये सब इंसान हैं तो किसी गलत, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन इसमें जितने भी लोग की अगर नेग्लिजेंस है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो इस्टेब्लिश होने के बाद, लेकिन उनको डिसएसोसिएट कर दे उस रिस्पांसिबिलिटी से ताकि वो इन्वेस्टिगेशन का अमल। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर फयाज चौधरी साबिक MD NTDC हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद एक बेटी का मुकदमा मीर रियासत के दर पर पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए। मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब आज आपके सामने एक और बेटी का मुकदमा लेकर हाजिर हुए हैं। मीर रियासत ये मुकदमा सिर्फ एक बेटी का नहीं है, ये दर्द सिर्फ एक घर और एक खानदान का भी नहीं है, ये अलमिया महज एक इलाके या सूबे का भी नहीं है, बल्कि मीर रियासत कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक हर शहर, हर इलाके और सभी खानदानों की दास्तान है। मीर रियासत आज आपके दरबार में कमसिन मोमिना लारिक का मुकदमा पेश करते हैं, जिसे अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ज्यादती के बाद कत्ल करके खेतों में फेंक दिया गया। 7 साला मोमिना लारिक एक घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। अब पूछने को जी चाहता है कि डोमेस्टिक वर्कर्स बिल का क्या बना? क्यों इस तरह की 7 साला कमसिन बच्ची एक घर में मुलाजमत कर रही थी? वो तो अपने घर वालों का हाथ बटाना चाहती थी। उसके वालिदैन तो उसकी तनख्वाह का इंतजार कर रहे थे कि कब वो कुछ पैसे भेजेगी और उनका चूल्हा जलेगा, लेकिन उन्हें क्या खबर कि उनका दिया ही बुझने वाला है। मोमिना की गुमशुदगी के हवाले से बाप ने पुलिस से रुजू किया। 2 दिनों तक हर जगह अपनी बेटी को तलाश किया, लेकिन 2 दिन के बाद उसे अपनी मासूम बेटी की लाश मिली। नन्ही कली से उसे बेदर्दी से मसला गया था। बाप जिसकी बेताब निगाहें बेटी की राह तक रही थी, वो बुरी तरह टूट गई कि मैयत को हाथ में उठाए बेबस आसमान की तरफ देखता रहा। मीर रियासत रोज एक नई कहानी, एक नया ट्रेंड, एक नई FIR, रोजाना ही कानून की हुक्मरानी और मुजरिमान को निशाने इबरत बनाने के दावे होते रहते हैं, मगर हर बार की तरह एक नया वाकया पुराने किस्से को माजी का हिस्सा बना देता है। खैरपुर के इलाके पीर जो गोट में होने वाले वाकये के बाद पुलिस FIR के इंदराज से कतराती रही। सोशल मीडिया पर शोर उठने के बाद इंतजामिया हरकत में आई, मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मीर रियासत हर बार की तरह दावे तो किए जाते हैं, मगर मुजरिमान को करार वाकई सजा नहीं दी जाती है। सख्त कवानीन की मौजूदगी भी मुजरिमान दंदनाते फिरते हैं, उन पर जो सख्त कवानीन की मौजूदगी है उनका भी कोई असर नहीं होता है। मुजरिमान के दिल से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। मीर रियासत आज वालिदैन अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से परेशान दिखाई देते हैं, वो आज भी आपकी जानिब देखते हैं। मीर रियासत ज़ैनब से हौज़े नूर, मरवा और अब मोमिना, किसकी दास्तान आपके सामने रखें, किसका दर्द आपको बताएं, किसका अलमिया यहाँ बयान करें? मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म, क्या आप मोमिना के वालिदैन की चीखें सुन रहे हैं? बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कब उठाएंगे?
बच्चों से ज्यादती के लिए आगाही मुहिम कब चलाएंगे? क्या बच्चों के लिए रियासत कुछ फंड्स मुख्तस करेगी? मेरे रियासत, आज कौम के बच्चे आपके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस बस्ता खड़े हैं। मेरे रियासत, इन बच्चों को खुशखबरी सुना दे कि आज के बाद उनके साथ कोई जालिम जुल्म नहीं करेगा। रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मेरी रियासत, आज मारूफ शायर अहमद फराज का जन्मदिन है। उसी मुनासिबत से उनके अशार के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए? हम प्यार से खाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहाँ मर जाएगा, जब तैग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफ़र कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, जब काल पड़ा आवाज़ों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे? अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। ये तो था आज का दास्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।